और बात अपडेट यहाँ पर नेपाल से। नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हुए बवाल और खून खराबे के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं और इसके बाद उनके किसी स्थान पर चले जाने से आई राजनीतिक शून्यता को भरने की कवायद अब तेज हो गई है। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जेन-ज़ी समूह में शामिल युवाओं ने कई नामों पर विचार किया है। नेपाली सेना के हाथ में है अभी नेपाल की कमान। ऐसे में देश को पटरी पर वापस लाने के लिए फिलहाल अंतरिम सरकार के चयन पर विचार विमर्श हो रहा है। आपको बताएं कि बुधवार देर रात तक अंतरिम प्रमुख के नाम पर माथापच्ची यानी मंथन का दौर भी जारी रहा। और इससे पहले मंगलवार को हिंसा की लपटों में सिंह दरबार, संसद और वो सर्वोच्च न्यायालय की इमारतें जलकर खाक हो गई और देश भर में पार्टी कार्यालयों, मीडिया, स्कूलों और निजी आवासों पर भी हमले हुए। तो सेना के हाथ में है फिलहाल नेपाल की कमान और कब तक सुधरेंगे हालात, ये बड़ा सवाल है। वहीं नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश भर में हुए हिंसक जेन-ज़ी प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के मुताबिक देश के 29 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी दी गई है। अब तक 1611 लोगों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से 274 लोग अभी भी भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 56 लोगों की गंभीर स्थिति के कारण दूसरे अस्पतालों में उन्हें रेफर किया गया है, जबकि 719 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा 436 मरीजों का इलाज सिविल सर्वेंट्स अस्पताल में हुआ, जबकि 161 लोग ट्रॉमा सेंटर और 109 लोग एवरेस्ट अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो आज भी विशेष उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन जारी है। इसी के साथ नियमित उड़ान भी बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस त्वरित व्यवस्था के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए 011-6932-9333 और 011-6932-9999 इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिगो की स्थगित उड़ानें सेवाएं भी आज से फिर से शुरू हो रही हैं। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की निर्धारित उड़ान फिर शुरू कर रही है। इसके अलावा इंडिगो 2 विशेष उड़ान सेवा भी संचालित करेगा। तो यहाँ पर एयर इंडिया और इंडिगो ने शुरू की है उड़ान सेवा। जो लोग वहां फंसे हुए हैं या जो लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। किस तरह से इस वक्त नेपाल में स्थिति है, आइए और जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सेना ने पूरे नेपाल को इस वक्त अपने अंडर ले लिया है, क्या कुछ सड़कों पर इस वक्त हाल दिख रहा है और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हमने देखे उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जया, देखिए, जैसे 8 बजे तक में जितनी भीड़ सड़क पे होनी चाहिए वैसी भीड़ तो मुझे सड़कों पे दिख नहीं रही है। मगर ये है कि यातायात को खोल दिया गया है क्योंकि कर्फ्यू सुबह तक ही लागू था और हवाई यात्रा भी लोग अब कर सकते हैं। तो मैं अभी जितने आसपास के जितने होटल्स हैं जहाँ पर पिछले 2 दिनों से विदेशी यात्री बंद थे, वो उनको मैं निकलते हुए देख रही हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब वो अपने गंतव्य तक जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ सही में बहुत डर का माहौल था। विदेशी अंदर छुपे हुए थे, जितने यात्री आए थे वो घबराए हुए थे। हर जगह से कॉल मैसेजेस आना कि हमें बचा लो, हमें देख लो। तो स्थिति डरावनी थी। आज मुझे बेहतर स्थिति दिख रही है कि एटलीस्ट लोग होटलों से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और मे भी हवाई अड्डे तक सुरक्षित पहुंच जाएं। तो आज से तो हवाई अड्डा चालू है और मुझे लगता है सभी यात्री वापस जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और अगर स्थिति सुधर गई तो हो सकता है वो यहाँ भ्रमण भी कर पाए। मगर क्योंकि सभी बहुत डरे हुए हैं, मुझे लगता है बहुतों को एक शॉक लगा था यहाँ देख करके कि अचानक जो बाहर घूमने निकले थे, बिल्डिंग्स उनको जलती हुई दिख गई, रोड में लोग दौड़ते हुए दिख गए। तो बहुत सारे जो विदेशी सैलानी थे वो काफी डरे हुए थे। तो अभी स्थिति अच्छी। और कल रात को जैसे अशोक सिग्दल जी से मुलाकात हुई जेन-ज़ी प्रतिनिधियों की, लगभग 10,000 के करीब जेन-ज़ी युवा
जो यहाँ का जंगी अड्डा है भद्रकाली में, वहाँ मौजूद थे अपने पक्ष को रखने के लिए कि वो किसको चाह रहे हैं अपना प्रतिनिधि मान के अभी सरकार बनाने के लिए। तो देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन सोशल मीडिया पे भी रहा, वो ये था कि बच्चे कुछ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की हैं, वो चाह रहे थे कि वो बन जाए ताकि सिर्फ 6 महीने तक वो रहेंगी। उसके उपरांत जो उनके युवा नेता हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जैसे बालन शाह हुए, वो इलेक्शन को अच्छी तरह से लड़ सकेंगे, क्योंकि बालन शाह भी यहाँ बहुत क्लियर थे कि पहले पार्लियामेंट डिसॉल्व होगा तभी वो किसी भी तरह से सरकार में आएंगे। बिना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुए वो सरकार में नहीं आएंगे। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट में पार्ट होने का उनकी तरफ से कोई सवाल। तो सबसे सौम्य नाम जो आ रहा था बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, वो था सुशीला कार्की। तो और भी कई चेहरे सामने आए, दावेदार आए कल शाम को, जो कि नेपाली सेना के प्रमुख से मुलाकात करने गए थे। जैसे धरान के जो मेयर हैं हरिक सांगटे, वो गए थे। दुर्गा परसाई आरएसपी के नेता गए थे। बट दुर्गा परसाई को तो मुझे लगता है अशोक सिक्कल जी ने ही समझा दिया। तो उन्होंने खुद बाहर निकलते हुए कहा कि मैं तो बस देश का भला चाहता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनने आया था। तो उनका ये वक्तव्य आया था बाद में। तो अभी फिलहाल आज के दिन में जो अभी की स्थिति है, उसमें राष्ट्रपति और नेपाली सेना के जो प्रमुख हैं, उन दोनों वो राष्ट्रपति निर्देश देंगे और फाइनली जो भी नाम देना है, तो उम्मीदतः सुशीला कार्की का ही उभर के आ रहा है, क्योंकि वोट उनको ज्यादा मिला है। श्वेता, सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहने की बात कही गई थी। क्या कर्फ्यू में अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है या ढील देने की बात की जा रही है? कैसे अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था और पूरा जो नेपाल है वो पटरी पर लौटता हुआ नजर आने की उम्मीद नजर आ रही है? संध्या, देखिए, जैसे मैंने बताया कि कर्फ्यू महज प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास था, जिसमें 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, बस एसेंशियल सर्विसेज दी जाती है। तो कर्फ्यू तो लगा हुआ था। प्रोहिबिटरी ऑर्डर कल 5 बजे तक था, जिसमें आप 2 से ज्यादा लोग नहीं निकल सकते हैं, केवल एसेंशियल सर्विसेज होंगी। कोई भी आपको स्लोगन रेज करना, ये सब परमिशन ना, शूट ऑन द साइट रहता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के दौरान। तो नेपाल आर्मी तो कल तक पेट्रोल कर रही थी, उसके बाद कर्फ्यू सुबह तक था। आज से मैं थोड़ा हैपनिंग और हैप्पीनेस सड़क पे देख रही हूँ। तो ये मुझे भी खुद 3 दिन के बाद थोड़ी रोड पे चहल पहल, एक नॉर्मल स्थिति दिख रही है। नहीं तो डर का माहौल था। आप सड़क पे जाते हैं कवरेज के लिए, लोगों को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं युवा हैं, कहीं गुस्से में किसी को भी पकड़ नहीं ले, किसी को भी घसीट नहीं ले। क्योंकि जो स्थिति थी मंगलवार को, वो बहुत घबराने वाली थी। वो बहुत, उसका संकेत बहुत गलत दिशा में जा रहा था कि बिल्कुल श्वेता, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी नेपाल से, वो बेहद भयावह थी। बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वहाँ पर सरकार गठन की प्रक्रिया जो है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या कौन से नाम सामने आ रहे हैं? किस तरह से एक राजनीतिक स्थिरता को लेकर चर्चा हो रही है और क्या कुछ अपडेट वहां से निकल रहा है? जया, देखिए, जैसे मेन जब जो आपके सेना प्रमुख है, उन्होंने अशोक सिग्गल, उन्होंने कहा था कि हम जेनजी क्या चाहती है वो समझना चाह रहे हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सकें, ताकि वैसी सरकार लाई जा सके। तो जेनजी ने जो अपना पक्ष कल रखा, वो था कि फेडरल पार्लियामेंट में जेनजी के विचारों को, आइडियोलॉजी को भी समाहित करते हुए फेडरल पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जाए, एक्सिक्यूटिव में अमेंडमेंट लाया जाए, और 2046 विक्रम संवत, जो कि आज से 45 साल पहले की बात है, उस समय से जितने नेता हैं, आज से 45 साल पहले नेता हुए हैं, उनके इनकम की छानबीन की जाए। तो इन सब बातों पे मुझे लगता है सेना प्रमुख ने हामी भरी है। और ये तो सही बात है कि अमेंडमेंट अगर एक्सिक्यूटिव में सुधार के लिए चाहिए तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये उनकी मांग थी। और बहुत सारे युवा नेताओं के नाम आ रहे थे, बट इसमें प्रमुख आपका जो वोट सबसे ज्यादा मिला फाइनली, वो सुशीला कार्की जी को था। 2016 में रिटायर्ड यहाँ की चीफ जस्टिस है, 30 साल का उनका लॉयर का करियर है, 10 साल वो जज रही है। तो एक रिस्पॉन्सिबल महिला है। वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, वो खुद बार बार कह रही है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं वकील रही हूँ, मैं तो जज रही हूँ, न्यायाधीश रही हूँ, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है। मगर अगर देश मुझसे चाह रहा है अभी कुछ महीनों के लिए मैं देश संभालूं,
तो वो कर सकती हैं, वो करेंगी, मगर उनको फॉर्मली बिल्कुल। कन्वे करना होगा, क्योंकि कन्वे अभी फॉर्मली उनको किया नहीं गया, ये बस बातें चल रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत जब शुक्रिया राष्ट्रपति श्वेता, निर्णय फिलहाल इस लेंगे। जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर